मदर टिपिकली बताएगी कि बच्चा भूखा रहता है, परंतु जैसे ही फीड करना चालू करें, स्पेशली ब्रेस्ट फीड करना चालू करें, तो वो दूध सक नहीं कर पाता, उसकी सांस फूलने लगती है, उसको स्वेटिंग होने लगती है, या पसली चलना हमारे यहाँ काफ़ी एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है कि उसकी पसली चलती है, वेट गेन नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें जो हैं बताती हैं कि अंडरलाइन कुछ सीरियस प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेती हैं या कुछ अदर मेडिकेशंस लेती हैं, तो उसकी वजह से भी उनको कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कहीं ना कहीं। पुराने ज़माने में एक मेडिसिन थी यूज की गई थी, वो वोमिटिंग रोकने के लिए। हाँ, उससे कुछ जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, उसमें हार्ट की भी होती थी, पर अब वो दवाई बैन हो गई है। डॉक्टर, पता कब चलता है कि बच्चे के दिल में छेद है? पैदा होने के कुछ महीने के बाद ये जो लोअर चैम्बर के या पंपिंग चैम्बर के होल होते हैं VSD, वो पैदा होने के 1-2 महीने के बाद मालूम पड़ते हैं। और दूसरे जो अपर चैम्बर के जो होल होते हैं, ASD जो होता है, यूजुअली वो लेट लाइफ में मालूम पड़ते हैं। अक्सर टीनेजर्स में पहली बार डिटेक्ट होते हैं और तब तक अनडिटेक्टेड रहते हैं। उसकी बॉडी भी नीली पड़ जाती है, ऐसा भी होता है? कुछ एसोसिएटेड ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें कि लंग्स में ब्लड नहीं जा पा रहा है, या और दूसरी भी एनोमलीज होती है, उसमें नीलापन की संभावना होती है। ASD के कारण बच्चों को तकलीफ टीनेज के बाद ही होनी चालू होती है, और VSD के बच्चों को तकलीफ जल्दी होती है जिंदगी में। तो अगर हम बात करें होल्स की, तब दिल में जब छेद होते हैं तो एक ही छेद होता है या मल्टीपल छेद भी हो सकते हैं? नहीं पड़ी, पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि जो है 5, 7, 10 तक होल होते हैं। तो पेशेंट की जिंदगी को खतरा नहीं होता इतने छेद हैं तो? नंबर ऑफ होल से फर्क नहीं पड़ता है, उनका टोटल इम्पैक्ट कितना है उससे फर्क पड़ता है। अगर किसी बच्चे के दिल में छेद है तो बॉडी के और भी हिस्सों पर, और भी पार्ट्स पर असर पड़ता है उसका? सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो इसके साथ अफेक्ट होते हैं वो होते हैं लंग्स। दोनों प्रकार के होल में चूंकि एक्सेस ब्लड लंग में जाने लगता है, तो लंग के अंदर दबाव बनने लगता है, लंग में जो प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है। को देख के समझ आ जाता है कि छेद अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर इसमें सर्जिकल मतलब इको जो होता है वो हमारी आंखें होती हैं। तो इको से देखने पर ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ इसमें संभावना है ठीक होने की, अपने इसमें संभावना है, परंतु सारे, जैसे मैंने कहा कि ये चीज आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। ऐसे चांसेस भी होते हैं कि दोबारा से वो छेद खुल जाए, ऑपरेशन किया जाए तो हाँ, 1-2 केसेस में ऐसा होता है कि उसमें अक्सर ये होता है कि जो टांके लगाए जाते हैं वो टांके कट थ्रू हो गए, तो उसके कारण वो होल खुल गया। जिम मत करो, एक्सरसाइज मत करो, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं। 4 वीक के बाद इन बच्चों को पूरी तरह नॉर्मल मानना चाहिए और उनको पूरी तरह सारी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए रेदर इनकरेज करना चाहिए। बहुत ही लंबे समय तक के लिए नेग्लेक्ट किया जाए, स्पेशली VSD के केसेस के, तो लंग में उसका दबाव बढ़ने लगता है, लंग का प्रेशर बढ़ने लगते हैं, और एक समय ये आता है कि वो इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं। मतलब वो चेंज ही नहीं हो वो सकता। उसके बाद आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हार्ट का होल बंद करने से भी फायदा नहीं होता। वो कंडीशन वैसे आती है जिसमें कि हार्ट लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है इन बच्चों को, जिनको हम आइजनमेंगर सिंड्रोम कहते हैं इस बीमारी को, और इसमें पूरा हार्ट और लंग दोनों को बदलने की जरूरत है। हेलो, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड आई एम वाचिंग NBT लाइव। आज हमारे NBT लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट में हम एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने बॉलीवुड और सिनेमा के थ्रू काफ़ी कुछ जाना है, पहचाना है। मैं बात कर रही हूँ दिल में छेद की। एक्चुअल में कब कहा जाता है कि किसी के दिल में छेद है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्या है और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे कौन से टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जेनेटिकली स्प्रेड होता है या नहीं होता, डाइट का क्या रोल है इसमें, और कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, सारी चीज़ें आज के सेशन में कवर करेंगे। तो आज हमारे साथ इन चीज़ों पर बात करने के लिए एक डॉक्टर मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जो कि वस्कुलर सर्जन भी हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर शिव कुमार चौधरी की। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वर्षा, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। प्लेजर सर। और लाइक आई सेड कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम दिल में जो छेद होती है प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करेंगे।
तो मैंने इंट्रो में भी बताया कि हमने बॉलीवुड के थ्रू और सिनेमा के थ्रू इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जाना है। कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता था जिसको इस प्रॉब्लम से एसोसिएट किया जाता था। अगर हम बात करें दिल में छेद होने की, तो कब कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के दिल में छेद है? दिल में छेद एक जनरल टर्म है। उसको समझने से पहले हार्ट की स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना जरूरी है। ट्रू। हार्ट में दो प्रकार के चेंबर होते हैं। जो अपर चेंबर्स होते हैं वो रिसीविंग चेंबर्स होते हैं, उनमें ब्लड शरीर से या लंग से ब्लड आता है। लोअर चेंबर्स जो होते हैं वो पंपिंग चेंबर्स होते हैं, वो ब्लड को शरीर में या लंग्स में भेजते हैं। तो जनरली ये जो चेंबर्स होते हैं, जो रिसीविंग चेंबर्स होते हैं, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं। एक बीच में सेप्टम या पर्दा होता है जिसकी वजह से वो सेपरेटेड होते हैं। ऐसे ही जो पंपिंग चेंबर होते हैं लेफ्ट और राइट साइड के, वो भी दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। बीच में एक पर्दा या सेप्टम होता है। ठीक है। जब इन पर्दों में, इन सेप्टम में कम्युनिकेशन होता है, तब हम हार्ट को होल, उसमें जनरल टर्मिनोलॉजी में उसको हार्ट का होल कहते हैं। मतलब जब वो मिल जाते हैं। जब वो मिल जाते हैं। अपर चेंबर्स के होल को एएसडी कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और लोअर चेंबर जो पंपिंग चेंबर के जो आपस में कम्युनिकेशन होता है उसको वीएसडी अर्थात वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। ओके। जी। सो आपने बहुत ही अच्छे से आई थिंक एक्सप्लेन किया है कि कब हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के दिल में छेद है, कि जब वो दोनों जो चैम्बर्स होते हैं जब उनमें मिलाव हो जाता है, जब वो मिल जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि व्यक्ति के दिल में छेद है। अब हम थोड़ा समझने की अगर कोशिश करें, दिल में छेद की जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिकली होती है, मतलब जन्मजात होती है, पेरेंट्स से बच्चों में फैलती है? जन्मजात जो पेरेंट्स के थ्रू होने का यानी हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन का बहुत कम रोल होता है। अच्छा। इनमें यूजुअली जो है 1 to 2% सिर्फ ऐसे होते हैं एएसडी या वीएसडी जिसमें कि हम ये कहें कि इनको पेरेंटल प्रीडिस्पोजिशन की वजह से उनमें हुआ है। पर अदरवाइज ये एनोमलीज अपने आप पैदा होती हैं बच्चों में, और इनमें माता पिता का या आनुवंशिक रोल ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, मतलब ज्यादा जेनेटिक रोल नहीं है और है। वो विद मतलब बच्चे का ही कुछ बॉडी बच्चे के के डेवलपमेंट में ही कोई थोड़ा बहुत एबरेशन या चेंज होने से ये रोल बनते हैं, और इसमें जेनेटिकली अभी तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एसोसिएशन इसमें नहीं पाया गया है। और डॉक्टर पता कब चलता है कि बच्चे के दिल में छेद है? आज के ज़माने में तो हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ में भी इको करके देख सकते हैं, परंतु अदरवाइज पैदा होने के कुछ महीने के बाद ये जो लोअर चैम्बर के या पंपिंग चैम्बर के होल होते हैं वीएसडी, वो पैदा होने के 1-2 महीने के बाद मालूम पड़ते हैं। अच्छा। और दूसरे जो अपर चैम्बर के जो होल होते हैं एएसडी जो होता है, यूजुअली वो लेट लाइफ में मालूम पड़ते हैं। अक्सर टीनेजर्स में पहली बार डिटेक्ट होते हैं और तब तक अनडिटेक्टेड रहते हैं। मतलब जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक पता नहीं चलता है। आजकल तो अगर जैसे बच्चे के दिल में छेद है तो कई बार ऐसा भी होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो खुद कुछ सिग्नल्स देने लगता है, जिससे वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता है या उसकी बॉडी भी नीली पड़ जाती है, ऐसा भी होता है? मैं जिन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ उनमें आइसोलेटेड होल्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अच्छा। पर यदि कुछ एसोसिएटेड ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें कि लंग्स में ब्लड नहीं जा पा रहा है या और दूसरी भी एनोमलीज होती है, उसमें नीलापन की संभावना होती है। परंतु अदरवाइज सिंपल आइसोलेटेड यदि एएसडी और वीएसडी हो तो उसमें नीलापन की संभावना बच्चों में नहीं होती है। Okay. और आज के जमाने में जो पहले के, जैसे मैंने कहा कि एएसडी लेट टीनेज में प्रेजेंट होते थे, परंतु आजकल स्कूल्स प्री एडमिशन चेकअप या किसी कारण से रूटीन इको अब बड़ी आम बात हो गई है, तो उसके कारण ये बीमारियां अक्सर पहले भी डिटेक्ट हो जाती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जो पहले के जो सेइंग्स हैं या जो कहा जाता है टीचिंग्स हैं, वो अब मेरा मानना है कि वो स्टैंड नहीं करती। ये चीजें बड़ी अर्ली लाइफ में डिटेक्ट हो जाती, पर बच्चों को उसके कारण तकलीफ नहीं होती। यदि एएसडी के कारण बच्चों को तकलीफ टीनेज के बाद ही होनी चालू होती है। और वीएसडी के बच्चों को तकलीफ जल्दी होती है जिंदगी में। डॉक्टर थोड़ा एएचडी और वीएचडी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। जैसे मैंने कहा, जो रिसीविंग चैम्बर्स हैं, ऊपर के अपर चैम्बर्स हैं, उनमें यदि कम्युनिकेशन है तो उसको हम एएसडी कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है। ये जो बर्थ पे प्रेजेंट करते हैं तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, उसकी ग्रोथ किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं होती है। और टीनेज मतलब लेट
सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ में यूजुअली ये प्रेजेंट करना चालू करते हैं, ताकि उसको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत तब होनी चालू होती है। इन कंट्रास्ट जो दूसरे प्रकार के होल होते हैं जिसको हम VSD कहते हैं, यानी जो लोअर चैम्बर्स हैं, पंपिंग चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल के लेवल पे, उनमें यदि कम्युनिकेशन है तो वो VSD कहलाता है। इनमें यदि होल होता है तो डिपेंडिंग अपॉन साइज ये होल जल्दी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चालू करते हैं। ये शुरुआत में ही मैनिफेस्ट करते हैं, पहले महीनों से ही ये अपनी प्रेजेंस को जता देते हैं और बच्चे को सिम्टम देने लगते हैं। सो अभी तो डॉक्टर आपने एक्सप्लेन कर दिया कि AHD और VHD क्या होते हैं और कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं और इनके सिम्टम्स किस एज ग्रुप पे जाके प्रोमिनेंटली दिखना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें होल्स की, दिल में जब छेद होते हैं तो एक ही छेद होता है या मल्टीपल छेद भी हो सकते हैं? मल्टीपल भी हो सकते हैं, पर 90% केसेस में एक ही होता है उसमें। अच्छा। पर इफेक्ट एक हो, बड़ा एक हो या छोटे छोटे 2-3 भी हो तो इफेक्ट उतना ही होता है। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका उतना ही होगा शरीर पर। आपने अपने करियर में अब तक कितने मैक्सिमम दिल में छेद देखे हैं? कभी ऐसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ी, पर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें कि जो है 5, 7, 10 तक होल होते हैं। तो पेशेंट की जिंदगी को खतरा नहीं होता इतने छेद हैं तो? नंबर ऑफ होल से फर्क नहीं पड़ता है, उनका टोटल इम्पैक्ट कितना है उससे फर्क पड़ता है। छोटे छोटे, मैंने कहा कि बहुत सारे होल हैं छोटे, और या बड़ा एक सिंगल होल है, तो दोनों का असर करीब करीब एक सा ही होगा। तो इसलिए सिर्फ नंबर से कुछ फर्क हो, उससे मतलब नंबर से कुछ इम्पैक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। जब हम डॉक्टर कॉजेस की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि जेनेटिकली होता है या नहीं होता, तो आपने बताया था कि प्री डिस्पोजिशन जेनेटिकली बहुत कम होता है, मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है। तो अगर हम मेन कॉजेस की और बात करें कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर कुछ एक्स्ट्रा केयर लेती है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेती है, तो बच्चे के दिल में छेद होने से वो बच सकता है? अभी जितनी नोन कॉजेज हैं उसमें इस प्रकार की कोई चीज नहीं है जिसमें कि मदर के रहने सहने और खान पीन से कुछ प्रिवेंशन हो सके। एक पुरानी बीमारी है जिसको हम मैटरनल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं। रूबेला जो करते हैं, पर अब इतना चूंकि कम हो गया है सोसाइटी में रूटीन स्क्रीनिंग और इम्यूनाइजेशन प्रोसेस की वजह से कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज अब नहीं है जिंदगी में, परंतु हिस्टोरिकली यस, इसको इन ASD और VSD से जोड़ा जाता रहा है। तो एक थ्योरेटिकली कहें तो यस, बट प्रैक्टिकली बहुत कम ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जिसमें कि मदर को प्रेगनेंसी में रूबेला हुआ हो और बच्चे को ASD हुआ हो। अच्छा, और रूबेला से क्या प्रॉब्लम होती है मदर की बॉडी में? रूबेला को यूजुअली हम की उसको वायरल इलनेस है, जिसमें कि कुछ स्मॉल जो है शरीर पे चकत्ते से आ सकते हैं। और पर ये एक स्पेशलिस्ट ही डायग्नोज करता है। मोस्टली मदर्स वो सिर्फ ये कहेंगी कि हाँ उसको कुछ बुखार आया था, कुछ रैशेज आए थे और वो ठीक हो गई थी। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है तो कुछ ज़्यादा उसको दिक्कत होती नहीं। पर जैसे मैंने कहा कि हमारे नेशनल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वजह से ये रूबेला वगैरह बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है, एक्चुअल में कुछ ऐसा होता हो ऐसा देखने को तो नहीं मिलता। ट्रू। और आजकल हेल्थ केयर में भी इतने ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो गए हैं कि कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं ताकि उनकी लाइफ को खतरा ना हो, और भी ट्रीटमेंट हमारा बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। डॉक्टर्स हमारे पास इंडिया में अवेयरनेस भी बढ़ गई है। सो डॉक्टर, हमने अभी दिल के छेद के बारे में बात की और कॉजेज भी थोड़ा डिस्कस किया। अगर हम थोड़े सिम्टम्स की बात करें, आपने बताया था कि जब VHD होता है तो वो बॉडी में कुछ ना कुछ सिम्टम्स देना शुरू कर देता है, आपको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मेजर क्या सिम्टम्स देती है हमारी बॉडी? VSD यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, लोअर चैम्बर्स के बीच का कम्युनिकेशन लाइफ में जल्दी प्रेजेंट करता है। और कॉमनेस्ट जो इनकी प्रॉब्लम होती है, बच्चे को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होना है, बच्चा वेट गेन नहीं करेगा, फीडिंग उसकी इम्प्रॉपर होगी, फीड लेते समय उसको सांस फूलने लगती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और ग्रोथ रिटार्डेशन होता है इसमें। तो ये VSD के केसेस में देखने को मिलता है। जिन बच्चों में बड़ा VSD होता है वो शुरुआत में ही इस ढंग की चीजों से प्रेजेंट करते हैं। मतलब मदर टिपिकली बताएगी कि बच्चा भूखा रहता है,
परंतु Okay. जैसे ही फीड करना चालू करें, स्पेशली ब्रेस्ट फीड करना चालू करें, तो वो दूध सक नहीं कर पाता, उसकी सांस फूलने लगती है, उसको स्वेटिंग अच्छा। होने लगती है, हम्म। या पसली चलना हमारे यहाँ काफ़ी एक कॉमन वर्ड यूज किया हाँ जाता हाँ। है कि उसकी पसली चलती है, हम्म। वेट गेन नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें जो हैं बताती हैं कि अंडरलाइंग कुछ सीरियस प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, जिसको एक बार यदि हम एक्सरे और इकोकार्डियोग्राफी करें तो उसको पिक कर सकते हैं। डॉक्टर, अगर एडल्ट में होता है तो जी। एडल्ट के कुछ सिम्टम्स अलग होते हैं, उनकी बॉडी में अलग साइंस अडल्ट होते हैं? में जो एएसडी के पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली टीनेज, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वो जी, लेट प्रेजेंट करते हैं लेट। लाइफ में। तो उनको जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होती है हम्म। कि वो जल्दी थक जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, सही बात रूटीन है। जो भागदौड़ की चीज होगी उसमें वो थक जाएंगे, स्कूल कॉलेज में वो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में जल्दी थक जाएंगे। तो ये शुरुआती जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वो जल्दी थकने के होते हैं। बाद में एडवांस स्टेज में यदि हम कहें कि थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ में या लेट और भी लेट करें तो उनमें पैल्पिटेशन भी होने लगते हैं, मतलब अपनी अच्छा। धड़कन पेशेंट को महसूस होने लगती है ओह। कभी कभी। तो वो हम्म। लेट होता है, आजकल इतनी अवस्था तक कुछ मरीज पहुंचते हैं, परंतु हम्म। पहली बार जो लोग होते हैं उनको जो एफर्ट इंटॉलरेंस हम कहते हैं कि वो कुछ भी करने की कोशिश करें फिजिकल एक्टिविटी तो थकान जल्दी होती है, तो वो उसी तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। और कई बार डॉक्टर ऐसा भी होता है ना, ये सारे सिम्टम्स लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, उनको वो लगता है उनको कि मानते नहीं हैं हाँ। सिम्टम्स। परंतु आजकल जैसा है, मैंने कहा कि स्क्रीनिंग बहुत कॉमन चीज हो गई है, हर सर्विस में ज्वाइन करने से पहले आपका मेडिकल चेकअप होता है किसी सही न बात। किसी। तो बहुत सारे मरीज सिम्टोमेटिक होने से पहले ही वो इन जो रूटीन स्क्रीनिंग में पिकअप हो जाते हैं। आप कॉलेज जा रहे हैं, हेल्थ चेकअप हो रहा है, आप किसी सर्विस में ज्वाइन कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप हो रहा है, और कोई भी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ चेकअप हो रहा है। तो बहुत सारी कंडीशन में ये सिम्टोमेटिक होने से पहले ही पिकअप हो जाते हैं। और अगर डॉक्टर, जैसे हम पहले कॉजेज की बात कर रहे थे, तो आपने एक्सप्लेन किया था कि मेजर कोई ऐसा सच कुछ कॉजेज है नहीं, और ये भी नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी में मदर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले ले तो बच्चे के दिल में छेद ना हो। एक मैं रिसर्च पढ़ रही थी तो उसमें था कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेती हैं या कुछ अदर मेडिकेशंस लेती हैं तो उसकी वजह से भी उनको कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कहीं ना कहीं। पुराने जमाने में एक मेडिसिन थी, थैलिडोमाइड करके यूज की गई थी, वो वोमिटिंग रोकने के लिए। हाँ, उससे कुछ जन्मजात विकृतियां होती हैं, उसमें हार्ट की भी होती थी, पर अब वो दवाई बैन हो गई है। तो उससे रिलेटेड अब ये कोई दिक्कत तो नहीं हो, मतलब इस प्रकार की दिक्कत नहीं होती। पर फिर भी एक चीज मैं कॉशन करना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी में आप कोई भी दवाई लें तो मेरी सलाह यही है कि वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से लें, अपने आप नहीं लें। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। एग्जैक्टली। ऑल्सो डॉक्टर, आपने जितने भी सिम्टम्स बताए थे तो उसमें कई बार ये होता है ना, बच्चा छोटा होता है, पेरेंट्स के लिए पैटर्न्स डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चा, जैसे आपने बताया, उसकी सांस फूलने लगती है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत होती है, तो एक पहली बार में तो उनके दिमाग में क्लिक ही नहीं करता है कि इसको दिल से संबंधित कुछ बीमारी हो सकती है। नहीं, आप हमारी हिंदुस्तानी माताओं के इंटेलिजेंस को कम करके आंक रहे, अपने बच्चे के प्रति वो बड़ी सचेत होती हैं। उसको कोई भी नॉर्मल चीज होती है, खास करके यदि उसके और भी पहले बच्चे हैं या परिवार में रह रही हैं तो दूसरे बच्चों को देखती है, तो उनसे जरा भी वेरिएशन होता है उसके कोर्स में तो मदर तुरंत पिक कर लेगी। बस ये बात अलग होती है कि रिसोर्सेज की कमी के कारण हो सकता है कि वो डॉक्टर तक देर से जाएं, परंतु माँ को ये तो मालूम होता है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं चल रहा है, तो उसमें तो आप निश्चिंत रहिए। मतलब पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि बच्चा मेरा ठीक नहीं है और अब इसको डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत है। कई बार डॉक्टर, आपने जैसे राइटली सेड कि रिसोर्सेज की कमी होती है तो उन जगहों पे डायग्नोसिस थोड़ा लेट हो पाता है। अगर हम थोड़ा डायग्नोसिस की बात करें तो उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि बच्चे के दिल में छेद है? एएसडी और बीएसडी दोनों कंडीशन में एक्सरे शुरुआत में स्क्रीनिंग टूल, बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टूल है, लो कॉस्ट टूल है। एक एक्सरे हमें बता देता है कि कुछ गड़बड़ है। ये बहुत अच्छे ढंग से बाकी चीजों को डिफाइन नहीं कर पाता, पर एक्सरे इतना तो बता देता है कि यस कुछ गड़बड़ है। एक्सरे के बाद नेक्स्ट नंबर आता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी जो है इस पूरी बीमारियों के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट का बिल्कुल सेंटर टूल है। आप इको से
उस होल का टाइप किस प्रकार का होल है, कितने नंबर है, लोकेशन कितना है, कहाँ पर है एग्जैक्टली, अच्छा। उसकी साइज क्या है, और कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। हम्म। मतलब जितनी भी जानकारी उसकी बीमारी उसके बारे में हमें चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी से आज सब कुछ मिल जाता है। और इसमें और किसी इन्वेस्टिगेशन की बड़ी रेयरली जरूरत पड़ती है। इकोकार्डियोग्राफी अपने आप में एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक टेस्ट से ही पता चल जाता है एक कि दिल टेस्ट में से। छेद है या नहीं है, कुछ और- प्रॉब्लम है या नहीं और है। इकोकार्डियोग्राफी बड़ा सिंपल टेस्ट होता है, जैसे हम पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं वैसे ही नॉन इन्वेजिव तरीके से सिर्फ एक प्रोब रख के, हम हार्ट के ऊपर एक प्रोब रख के हार्ट को एग्जामिन कर लेते हैं। इसमें बच्चे को किसी या पेशेंट को किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, तो पूर्ण तरह सुरक्षित है, कोई रेडिएशन नहीं होता, और हर तरीके से कोई दर्द रहित, रेडिएशन रहित मतलब पेनलेस investigation, होता है। पेनलेस होता है। ओके। सो डॉक्टर, अभी तो आपने बता दिया कि कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। आई एम श्योर जितने भी पेरेंट्स ये एपिसोड देख रहे हैं उनको अब कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि अगर उनके बच्चे को कुछ जो सिम्टम्स आपने मेंशन किए वैसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनको पहले क्या स्टेप्स लेने हैं। अब अगर हम बात करें, अगर किसी बच्चे के दिल में छेद है तो बॉडी के और भी हिस्सों पर, और भी पार्ट्स पर असर पड़ता है उसका? वो ये छेद जो होते हैं वो हार्ट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। अच्छा। और हार्ट हमारा सेंटर पॉइंट है बॉडी का हर तरीके से, तो यदि हार्ट की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी तो दूसरे ऑर्गन पक्की तौर पर अफेक्ट होंगे ही होंगे। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो इसके साथ अफेक्ट होते हैं वो होते हैं लंग्स। हाँ। दोनों प्रकार के होल में चूंकि एक्सेस ब्लड लंग में जाने लगता है तो लंग के अंदर दबाव बनने लगता है, लंग में जो प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब लोअर चैम्बर के बीच में जो होल होता है उसमें ये प्रेशर काफी जल्दी बढ़ने लगता है जिंदगी में। और एक स्थिति ये आती है कि यदि उस वीएसटी को बंद नहीं किया जाए तो मरीज इनऑपरेबल भी हो सकता है। अच्छा, मतलब फिर उसको ऑपरेट नहीं तो किया फिर जाता? वो ऑपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि लंग में जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। तो मैं मतलब आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें, कई बार लोग ये कहते हैं कि इसकी अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अब 15 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए तब करवाना है। ये बात वीएसडी के लिए लागू नहीं होती है। मैं दोबारा ये कहूंगा कि वीएसडी में ऑपरेशन यूजुअली हम 6 महीने से 2 साल की उम्र में एडवाइज करते हैं, और क्योंकि उसके बाद यदि लंग में प्रेशर बना रहा तो वो चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं, लंग्स तो खराब हो ही जाएंगे। लंग्स खराब हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ऑपरेशन भी हम करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। हाँ। एएसटी के कंडीशन में यस, जो इंटरवेंशन होता है वो लेट होता है। तो एएसडी और वीएसडी को दोनों को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। और फिर डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर मतलब आप, डॉक्टर का मेरा मतलब है वो डॉक्टर जो इस बीमारी को समझता हो, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन, उसकी सलाह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अभी फॉलो करना है या इंटरवेंशन करना है। सो अगर आपको वीएचडी है, मतलब आपके बच्चे को अगर वीएचडी है तो आपको अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है, और जितना जल्दी वो ऑपरेट हो सकता है वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। सो डॉक्टर, अगर हम आपके करियर की बात करें, आपको तो इस फील्ड में 32 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो जब बच्चे आते हैं ऑपरेशन के लिए, जब उनके पेरेंट्स लेकर आते हैं, जब दिल में उनके छेद है, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? अब चैलेंजेस नाम की तो कोई चीज बची नहीं है। मतलब कार्डियक सर्जरी और स्पेशली एएसडी और वीएसडी की सर्जरी तो बहुत सिंपल और स्टैंडर्ड सर्जरी मानी जाती है। तो सिर्फ इसमें यही है कि अवेयरनेस हो, ठीक टाइम पर वो पहुंच जाएं, लंग्स का प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं हो, उसके यदि ये सारी चीजें हैं तो उसके बाद एक ऑपरेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, और कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें नहीं है। रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, करीब करीब 100% क्योर रेट होता है। यदि ठीक टाइम पे बच्चे को ऑपरेट कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट क्योर हो जाता है, और इसमें मॉर्टेलिटी भी ऑलमोस्ट 0% की मानी जाती है। अच्छा। तो बहुत छोटे बच्चे हैं, कभी कभी हमें 3 महीने की उम्र में या 2 महीने की उम्र में ऑपरेट करना पड़े, तो छोटी साइज की वजह से उनकी नर्सिंग केयर थोड़ी सी मुश्किल होती है। पर अदरवाइज सर्जिकली ये अपने आप में अब चैलेंज नहीं रहे हैं। देश में सफिशिएंट एक्सपर्टीज है, बहुत सारे सेंटर ये कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट के साथ कर रहे हैं। तो जिन पेरेंट्स के बच्चों में यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उनके मन में डर भी नहीं रहना चाहिए। और आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि इसको
सपोर्ट करती हैं फ्री इलाज के लिए, तो उसका भी आप फायदा उठाकर इसका तुरंत ऑपरेशन करवा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए तुरंत ऑपरेशन कराना ही एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है। अगर बच्चे के दिल में छेद है, VHD स्पेशली, VHD नहीं, सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं, अब चूंकि साइंस और मेडिकल साइंस में भी डेवलपमेंट है, तो कुछ VHD इस प्रकार के हैं जिनमें बिना ऑपरेशन के डिवाइस, यानी कि एक आप जांग के रास्ते से उसकी वेन से जाकर एक डिवाइस डालकर भी उसको बंद कर सकते हैं, बिना ऑपरेशन के। परंतु सब प्रकार के VHD में नहीं हो सकता। इसी प्रकार के ज्यादातर ASD में डिवाइस डाल के आजकल बंद कर दिया जाता है, जिसको हम बटन डालना कहते हैं लेमेन्स लैंग्वेज में, कि बटन से बंद कर देते हैं। तो डॉक्टर देख कर कि किस प्रकार का होल है, कहाँ पर है, क्या साइज है, उसके मार्जिन कैसे हैं, और कोई स्ट्रक्चर तो आसपास नहीं है, उसको देखकर वो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट एडवाइज करते हैं। अच्छा। कुछ होल ऐसे होते हैं जिसमें ऑपरेशन करना जरूरी होता है, पर कुछ होल ऐसे होते हैं जिसमें हम डिवाइस से भी बंद कर सकते हैं। तो ये उसके साइज पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ होल्स पे डिपेंड करता है? हाँ, नंबर ऑफ होल यदि मल्टीपल हैं तो बटन नहीं पड़ सकता है, ये तो रूल आउट है। साइज यदि बहुत बड़े साइज है तो उसमें ऑफ कोर्स बटन नहीं पड़ सकता है, और कोई स्ट्रक्चर उसके पास ऐसी है जो कि यदि हम बटन डालेंगे तो उससे वो डैमेज हो जाए तो नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार ये कुछ चीजें हैं जो आपके डॉक्टर हैं वो ईको की रिपोर्ट देखकर, एक्चुअल में ईको की रिकॉर्डिंग देखकर ये डिसाइड करते हैं कि इसमें बच्चे के लिए डिवाइस हो सकता है कि नहीं, बटन डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। और ये कितने घंटे का ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन कहें तो सर्जिकल यदि हम ऑपरेशन कहें तो यूजुअली 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ठीक है। और बटन डालने की प्रक्रिया मेरे मतलब जो है करीब 45 मिनट से 1 घंटे में खत्म हो जाती है। अच्छा, और बच्चे को हील होने में मतलब रिकवरी में कितना टाइम लगता है? रिकवरी में 5 से 7 दिन में बच्चा घर चला जाता है। उसके बाद 1 और हफ्ता, और बच्चों में हीलिंग फास्ट होती है, तो यूजुअली वो 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरह से स्वस्थ और एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका दिल में छेद होता है तो उनकी इम्यूनिटी पे भी कुछ असर पड़ता है, वीक होती है? नहीं, ये माना जाता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक है, पर उनमें जो चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं वो एक्सेसिव ब्लड, लंग में एक्सेसिव ब्लड जाने की वजह से होती है। इम्यूनिटी उनकी, मैं यदि कहूँ पर से इम्यूनिटी कम नहीं होती है, पर लंग्स में एक्सेस ब्लड जाता है, लंग्स जो है वेट रहते हैं, वो इन्फेक्शन को प्रोन होते हैं। अच्छा। इसलिए उनमें बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है। पर यदि हम एक बार VHD उनका बंद कर दें तो फिर ये इन बच्चों में इस प्रकार का कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता कि जो ये कहे कि उनकी इम्यूनिटी कम है। डॉक्टर, जो दिल में छेद होते हैं बच्चों के, अगर उनको फॉर एग्जांपल अपने आप ठीक नहीं हो सकते, उनके लिए ऑपरेशन या उसकी जरूरत पड़ती है? जैसे पहले ASD की बात करें, अपर चैम्बर यानी कि उसमें, तो उसमें जो बहुत छोटे ASD होते हैं उसमें से वो बंद हो जाते हैं, परंतु अपने आप बंद हो, बहुत छोटे मतलब 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर इस प्रकार के जो ASD होते हैं वो बंद हो जाते हैं। यदि बंद नहीं भी हो तो उनको आप छोड़ भी दीजिए, जिंदगी भर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगी बॉडी में? उससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, पर उससे बड़े ASD को फॉलो करके देखते रहना चाहिए और उसको बंद करने की जरूरत पड़ती है। यदि 5 मिलीमीटर का ASD है शुरुआत में, यदि मान लीजिए कि 6 महीने की उम्र पे 5 मिलीमीटर का ASD है, तो उसको फॉलो करना चाहिए और उसकी जरूरत पड़ने पर उसको बंद करना चाहिए। VHD जो होते हैं, काफी VHD इस प्रकार के होते हैं जो अपने आप बंद हो जाते हैं। अच्छा। मतलब यदि हम 3 महीने के बच्चे में एक VHD देखते हैं 5 मिलीमीटर का, तो हमें उम्मीद होती है कि वो बंद हो जाएगा। तो VHD में करीब 70% से 80% VHD अपने आप बंद हो जाते हैं। परंतु यदि VHD बहुत बड़ा है या उसके आसपास कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो उसकी बाउंड्री बना रहे हैं, वो उसको बंद नहीं होने दे रही, तो इन VHD को जल्दी सर्जिकली बंद करना चाहिए। या VHD की प्रेजेंस से कोई वाल्व खराब हो रहा हो तो हमें बंद करना चाहिए, या VHD की प्रेजेंस से लंग में प्रेशर बढ़ रहा हो तो हमें जल्दी बंद करना चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज यदि बच्चे को दवाइयों से कुछ वक्त के लिए मेंटेन किया जा सकता है और VHD साइज में छोटा हो रहा है, तो 2 साल की उम्र तक हम इन केसेज में वेट करते हैं और देखते हैं। यदि छोटा VHD है 2 साल की उम्र तक अक्सर बंद हो जाता है। आपको छेद को देख के समझ आ जाता है कि छेद अपने आप ठीक हो जाएगा या फिर इसमें सर्जिकल? मतलब
इकोकार्डियोग्राफिकली, हाँ। इको जो होता है वो हमारी आंखें होती हैं। तो इको से देखने पर ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ इसमें संभावना है, ठीक होने की अपने आप। इसमें संभावना है, परंतु सारे, जैसे मैंने कहा कि ये चीज आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि इसमें हम वेट करें या इसको हम बंद करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आगे बढ़ें। ओके, सो डॉक्टर अभी तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कब जो बच्चे के दिल में जब छेद होता है तो कब सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है और कब वो खुद से ठीक हो जाता है। ये डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपके बच्चे को सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं है। सो अगर डॉक्टर हम थोड़ा और बात करें, जब ऑपरेशन हो जाता है दिल के छेद का, कभी ऐसे चांसेस भी होते हैं कि दोबारा से वो छेद खुल जाए? बड़ा रेयर होता है, पर ये कहना कि 100% नहीं होता, पर हाँ 1000 केसेज में यदि ऑपरेशन किया जाए तो हाँ 1-2 केसेज में ऐसा होता है कि उसमें अक्सर ये होता है कि जो टांके लगाए जाते हैं वो टांके कट थ्रू हो गए तो उसके कारण वो होल खुल गया। अदरवाइज ये बड़ा रेयर होता है कि एएसडी या वीएसडी बंद करने के बाद अपने आप खुल जाए। मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। बहुत कम चांसेस। तो कहीं अगर आप प्रिकॉशंस, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति नहीं ले रहा है अपने बच्चे के टुवर्ड्स, सही उसको केयर नहीं मिल रही है, खान पान ठीक नहीं है, या फिर वो स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़ा कुछ जाके कभी इंजरीज भी हो जाती हैं, तो अगर कुछ फ्यूचर में जाके उसको इंजरी होती है, चेस्ट पे इंजरी हो गई या कहीं और हो गई बॉडी के, तो उसकी वजह से भी खतरा होता है दिल के छेद का खुलने का? ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि किसी का होल यदि हमने सर्जिकली बंद किया तो बाहर चोट लगने पे खुल जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा। इनफैक्ट वो हिस्सा तो और भी मजबूत हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को और उनके स्पेशली मैं पेरेंट्स को ये कह रहा हूँ कि उनको किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी से मना नहीं कर, रोके नहीं। वो पूरी तरह स्वस्थ होते हैं और पूरी तरह इन सारी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल दिमाग से डर निकाल दें कि बच्चे के ऑपरेशन के बाद बच्चे को चोट लगी तो हार्ट का होल खुल जाएगा, ये कभी नहीं होता। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के टुवर्ड्स थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, तो जब उसकी सर्जरी हो जाती है उसके बाद वो थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशंस लेकर ही रहते हैं कि आप स्पोर्ट्स मत खेलो या जिम मत करो, एक्सरसाइज मत करो, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं। इनिशियल सर्जिकल जो रिकवरी पीरियड होता है, जैसे मैं कहूँ 4 वीक, बच्चों में 4 वीक काफी होते हैं। 4 वीक के बाद इन बच्चों को पूरी तरह नॉर्मल मानना चाहिए और उनको पूरी तरह सारी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए रेदर इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से पहले ही वो लैग कर रहे होते हैं, तो उनको आप और रोक के रखेंगे तो वो जिंदगी में पिछड़ जाएंगे। उनको इनकरेज करिए और बिना किसी डर के उनको इनकरेज करिए कि वो अच्छे से पार्टिसिपेट करें। तो सर्जरी के बाद डॉक्टर दवाइयाँ भी चलती हैं? डिपेंड करता है कि उनके लंग्स में प्रेशर कितना था। अच्छा। यदि लंग में ऑपरेशन से पहले प्रेशर नॉर्मल था तो किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं चलती। मतलब सिर्फ सर्जरी हो गई, अब आपको सिर्फ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं? नहीं, कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना कि ये बच्चे पूर्णतः नॉर्मल होते हैं। ये इस प्रकार की बीमारी होती है कि ऑपरेशन के बाद इनको नॉर्मल मानिए और कोई किसी प्रकार का हैंडीकैप इन बच्चों के साथ नहीं होता। तो कोई दवाई की जरूरत नहीं होती, कोई फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेशन नहीं होती। जो घर में खाना परिवार खाता है उसी प्रकार का खाना और पौष्टिक खाना खा सकते हैं। अच्छा, डाइट के भी कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है? जो परिवार में खाया जाता है वो खाते रहें और एक्टिवली अपनी सारी चीजें, स्कूलिंग, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि आजकल तो डॉक्टर पैकेज फूड, बाहर का खाना, यदि वो किसी हेल्दी बच्चे को नुकसान करता है तो इन बच्चों को भी नुकसान करेगा। तो पैकेज फूड का स्पेशली ये कंसर्न नहीं, क्योंकि वो हमारे समाज की बुराई अब काफी डीप रूटेड हो गई है। सही बात है। तो हाँ, इन चीजों से बचा के रखें। किसी भी बच्चे, मतलब इनको ही नहीं, सभी बच्चों को इन चीजों से बचा के रखें। ये भी एक महामारी का रूप ले चुकी है, तो इन चीजों से बचा के रखना चाहिए। हाँ डॉक्टर, ये चीज तो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। और दूसरी बात ये भी है कि जब दिल की छेद के हम केसेस की भी बात करें, पहले इतने नहीं होते थे, अब आजकल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले होते रहे होंगे पर डायग्नोज नहीं होते थे। क्योंकि हमारे पास पेरिफेरी तक डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं अवेलेबल थे। अब हेल्थ केयर बेटर हुई है तो पेरिफेरी तक, मतलब आप ये मान के चलिए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल तक आप इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा इन जनरल मिल जाती है। एक्सरे तो फिर गांव के लेवल पर भी मिल जाता है। सही बात है। तो जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं, जल्दी फिर ये इलाज के लिए आते हैं, इसलिए नंबर ज्यादा दिखता है। परंतु बीमारियां तो हमेशा से होती रही हैं।
अब जो है उनका इलाज ज्यादा नंबर में होने लग गया, और अब लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं, शायद ये अवेयर भी हो एक कारण है। अवेयर भी हुए हैं, लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ी है, बढ़ गई। गवर्नमेंटल सपोर्ट भी बढ़ा है, तो एक्सेस भी अवेलेबल है, अब एक्सेसिबिलिटी भी की प्रॉब्लम भी अब कम हुई है। सो डॉक्टर, ये तो हमने समझ लिया कि जब दिल में छेद होता है बच्चे के तो क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होता है, प्रिकॉशंस कितने लेने हैं, कभी ऐसी जरूरत होती है हार्ट ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़े थोड़ा? इन दोनों बीमारियों में यूजुअली, मैं जो वर्ड यूजुअली कह रहा हूँ, तो मतलब ये समझिए कि 99.9% केसेस में ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। परंतु जैसे मैंने कहा कि बहुत ही लंबे समय तक के लिए नेग्लेक्ट किया जाए, स्पेशली वीएसडी के केसेस के, तो लंग में उसका दबाव बढ़ने लगता है, लंग का प्रेशर बढ़ने लगते हैं, और एक समय ये आता है कि वो इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं, मतलब वो चेंज ही नहीं हो वो सकते उसके अब। बाद आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हार्ट का होल बंद करने से भी फायदा नहीं होता। वो कंडीशन वैसे आती है जिसमें कि हार्ट लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है इन बच्चों को, जिनको हम आइजनमेंगर सिंड्रोम कहते हैं इस बीमारी को, और इसमें पूरा हार्ट और लंग दोनों को बदलने की जरूरत पड़ती है। ओके, और डॉक्टर ट्रांसप्लांट का कैसा प्रोसेस होता है, थोड़ा वो भी बता दीजिए। ट्रांसप्लांट ये है कि आप यदि कोई ऐसे इस प्रकार का मरीज है तो उसको स्पेशलाइज सेंटर पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, और वहां पर उसके जो जांचें होती हैं उसकी सूटेबिलिटी को जज किया जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि किस प्रकार के ट्रांसप्लांट की पेशेंट को जरूरत है। फिर ट्रांसप्लांट का एकमात्र सोर्स दूसरे इंसान के शरीर से होता है, तो जो ब्रेन डेड डोनर होते हैं, मतलब जो व्यक्ति एक्सीडेंट में या किसी प्रकार के इंजरीज से जिनकी ब्रेन डेथ हो गई है, उनका परिवार यदि डोनेट करे उनका हार्ट को रुकने से पहले, तो उसका हम हार्ट और लंग निकालकर दूसरे व्यक्ति में लगा सकते हैं, जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट या हार्ट लंग ट्रांसप्लांट कहते हैं। कुछ मरीजों में सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट से काम चल जाता है, पर इस प्रकार की बीमारी जो वीएसटी के बाद जरूरत पड़ती है उसमें हार्ट और लंग दोनों को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अच्छा, मतलब दोनों एक साथ ट्रांसप्लांट होते हैं? इस प्रकार की बीमारी में हार्ट और लंग दोनों को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, पर बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, पर ज्यादा और भी बीमारियां हैं जिनमें कि हार्ट आइसोलेशन में खराब हो जाता है, तो उन मरीजों को हार्ट ट्रांसप्लांट से फायदा होता है। ओके, सो ये तो हमने हार्ट ट्रांसप्लांट को भी बहुत अच्छे से आपसे समझ लिया है। कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जब बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई अच्छे से, उसका दिल का जो छेद है वो भी भर गया, रिकवर हो गया, उसके बाद स्पेशली कुछ एक्स्ट्रा केयर, आपने तो बताया कुछ प्रिकॉशंस की ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे को नॉर्मली ट्रीट करें, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने स्पोर्ट्स की बात की थी कि बच्चा स्पोर्ट खेल सकता है, स्विमिंग वगैरह, ये सारे स्पोर्ट्स भी कर सकता है, क्योंकि इसमें लंग्स का बहुत काम होता है। नहीं, मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि बच्चे में किस प्रकार का होल था और किस उम्र में उसको बंद किया गया। अच्छा। उस समय बच्चे के लंग्स में प्रेशर कितना था और क्या था, और जो बाकी वेल्व्स वगैरह उनकी कंडीशन क्या थी। यदि डिस्चार्ज के समय आपके डॉक्टर, जो आपके पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन, ये कहते हैं कि सब ठीक है, बच्चे को कोई भी लिमिटेशन की जरूरत नहीं है, तो आप मान के चलिए कि बच्चा हर प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। यदि वो उस समय कहते हैं कि नहीं, इसका प्रेशर बढ़ा हुआ है या इसका वो एक वेल्व और भी थोड़ा बहुत खराब है, जिसको रेगुलर फॉलोअप करते रहिए और इसको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है, तो फॉलोअप के साथ डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करिए। अदरवाइज इन बच्चों को किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं होती। मतलब आपको अपने डॉक्टर से कंटिन्यू फॉलोअप्स लेते रहने हैं बच्चे की कंडीशन को लेकर? बिल्कुल। Okay. मतलब एक बार ऑपरेशन होने के बाद ये नहीं मानना चाहिए कि बिल्कुल ठीक हो गए। पहली बार 5 साल के बाद फॉलोअप कर सकते हैं, फिर 2-2 साल पर एक आप अपने डॉक्टर से। इतना गैप पे कर सकते हैं? जब एक बार सर्जिकल प्रॉब्लम ठीक हो गई है, उसके बाद 5 साल के बाद भी आके उससे मिलेंगे, तो बेसिक इवेल्युएशन वो करके देख लेंगे कि हार्ट की कंडीशन क्या है, लंग्स की कंडीशन क्या है, और जब बेसलाइन डिफाइन हो गई तो फिर 2-2 साल में भी आने पर काम चलता रहेगा।
ओके, सो डॉक्टर, आज तो आपने हमें बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट कि दिल में छेद कब होता है, क्या मेजर कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आई एम श्योर हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनको सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल लगा होगा। अपना वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वर्षा जी। कम से कम मैं इस माध्यम से अपने देशवासियों तक पहुंचा, इसके लिए आपका आभार। थैंक यू सो मच सर। सर, एट लास्ट अगर कुछ मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार की बीमारियों की संभावना यदि कोई बताता है तो डरे नहीं, उसका समुचित इलाज कराएं। इसका इलाज अब देश में कई सेंटर्स पर अवेलेबल है और ज़्यादातर जगह पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। ये बीमारियां पूर्णतः क्योरेबल हैं। नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़े। आप पूरी तरह एक एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लेकर यदि फॉलो भी करना है बिना इंटरवेंशन के तो एक अंडर सुपरविजन उसको फॉलो करें और जैसा आपको प्रॉपर एडवाइस दी जाए उसको फॉलो करते हुए करें। ये बच्चे इलाज के बाद पूर्णतः स्वस्थ होते हैं और दूसरे बच्चों से किसी प्रकार कम नहीं होते। तो ये भी कि वो बीमार रहे हैं इसलिए दूसरे बच्चों से इंफीरियर है, ऐसी कोई बात नहीं। वो पूरी तरह स्वस्थ बच्चे होते हैं और सोसाइटी में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी पॉडकास्ट सेशन देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।